हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च वाले पोर्शन से हमारे मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो आइए फटाफट से आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। चलिए, तो यहां पे सवाल है, द टर्म फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और लीन प्रोडक्शन कवर्स अ रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज डिजाइन्ड टू become compliant with government regulations, reduce setup times for complex equipment, increase utilization of individual machines through better scheduling, improve quality control at all stages of the production. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग या फिर लीन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम सेटअप टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करेंगे। बट गवर्नमेंट रेगुलेशन से कंप्लाई करना ये कोई स्पेसिफिक मकसद नहीं होता लीन प्रोडक्शन का, और इसीलिए बी, सी और डी हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपके पास कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं और कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स आपको यहां पे दे रखे हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, इसका सर्टिफिकेशन मार्क होता है जी बीआईएस हॉलमार्क। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का होता है जी एग मार्क। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो आपके हैं उन पे होगा आईएसआई मार्क। और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे आपका होने वाला है एफपीओ मार्क। ये सारे मार्क जो हैं यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं ये वाले आपके मार्क्स। और आपका जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो अब क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन है, प्लांट लोकेशन इज ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड्स डोमिनेंट फैक्टर्स such as raw material sources, while warehouse location is definitely distribution oriented. Plant location decision is driven by the competition and the competitor, while the warehouse location decision is exclusively driven by the cost considerations. तो यहाँ पे प्लांट लोकेशन और वेयर हाउस लोकेशन दो चीजों पे बात हो रही है। देखो, प्लांट तो वो है जहां पे अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, और डेफिनेटली आप इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करेंगे। रॉ मटेरियल सोर्सेज को भी देखेंगे, अपने कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे कि उनके प्लांट्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको उनको भी देखकर चलना है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे और अपने प्लांट लोकेशन का डिसीजन लेंगे। और साथ ही साथ वेयर हाउस लोकेशन की बात की जा रही है। वेयर हाउस लोकेशन जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड है, यानी कि वेयर हाउस आप किस लिए बनाते हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसे वेयर हाउस में रख दिया ताकि आगे आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। और आप ये देखकर चलेंगे कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम आनी चाहिए इस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में, रखने में। अगर आप ऐसी जगह वेयर हाउस बना देंगे जहां पे आपको सामान आगे पहुंचाने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत खर्चा होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट्स तो आपको सही लग रही होंगी, बट ये जो रीजन है असर्शन को मैच कर रहा है या नहीं, इसमें आपको डाउट होगा। और इसीलिए जो सही आंसर यहां पे बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन नंबर 2 का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या फंक्शन नहीं है जी। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल, ये तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एम्बिट में ही आएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो प्रोडक्शन करनी है तो रॉ मटेरियल चाहिए। इसके बाद है मार्केट इंटेलिजेंस एंड सर्वे, ये बेसिकली आपका मार्केटिंग के डोमेन में आएगा। प्लांट लोकेशन और लेआउट जो है वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के डोमेन के अंदर ही आएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। अगला सवाल हमारे पास है, टाइम स्टडी रेफर्स टू। टाइम स्टडी क्या चीज है। टाइम स्टडी का मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड टाइम डेवलप कर रहे हो कि इस काम को कितने समय में कर लेना चाहिए। तो टाइम स्टडी इज डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, और इसीलिए इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। इन प्रोडक्शन कंट्रोल शेड्यूलिंग इंक्लूड्स, शेड्यूलिंग के अंदर क्या क्या आएगा। डिसाइडिंग अबाउट द टाइम व्हेन द प्रोडक्शन विल रीच वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो आप शेड्यूल जब बनाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास कितने समय में पहुंच जाएगा। आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितना टाइम आगे फर्दर उन्हें लग जाएगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में।
और आप ये भी देखेंगे कि कितने टाइम में एक प्रोडक्ट आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। तो शेड्यूलिंग के अंदर ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आएंगी और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्पैचिंग इंक्लूड्स। तो डिस्पैचिंग में क्या क्या आएगा? गिविंग वर्क टू मशीन्स एंड प्लेसेस, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स टूल्स एटसेट्रा टू वर्क्स, इशूइंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्पैचिंग का जो एम्बिट आपने यहाँ पे कंसीडर करना है जी, बहुत ही वाइड कंसीडर करना है। डिस्पैचिंग का मतलब सिंपली ये नहीं है कि कुछ सामान इधर से उधर डिस्पैच करवा दिया, ये सारी चीजें डिस्पैचिंग में आएंगी और आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, बैच प्रोडक्शन इज एप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल टू। बैच प्रोडक्शन इनमें से किसके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, एप्लीकेबल है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ना जनरली तीन तरीके होते हैं प्रोडक्शन के। एक तो होता है जॉब, एक होता है बैच, और एक होता है मास प्रोडक्शन। जॉब के अंदर तो आपके पास ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सामान बनाकर दोगे। जैसे आप टेलर के पास शर्ट सिलवाने गए तो आपके नाप के अकॉर्डिंग वो आपको शर्ट बनाकर देगा। बैच का क्या मतलब है? जैसे आप एक कुकीज का बैच बनाते हो, आप माइक्रोवेव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कुकी बनाते हो, आप ढेर सारी कुकीज बनाते हो ओवन के अंदर, तो इसीलिए इसका एक बैच बनेगा। वैसे ही जैसे अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन का भी पूरा एक लॉट तैयार होता है, एक पूरा एक बैच जो है वो तैयार किया जाता है। आप मेडिसिन को पढ़ेंगे भी तो उस पर कुछ बैच नंबर की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। मास प्रोडक्शन की बात करूं तो बहुत बहुत बड़े स्केल पे, कंटिन्यूस प्रोडक्शन वाले स्केल पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ सामान, तो वो आपकी मास प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा, देखो मेडिसिन प्रोडक्शन तो आपको बताया बैच प्रोडक्शन के अंदर आती है। शुगर, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये आपकी इससे रिलेटेड जनरली नहीं होते, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है, फैसिलिटी प्लानिंग इंक्लूड्स। आप फैसिलिटी प्लानिंग कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी आप डिटरमाइन करोगे कि कितनी प्रोडक्शन करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज लोकेशन, कहां पे मुझे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लोकेट करनी है, कहां पे फैक्ट्री लोकेट करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द लेआउट, जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर मशीन्स का लेआउट जो है वो आपका कैसे रहने वाला है, ये भी डिटरमाइन करेंगे। और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन में गिवन है जी, टू कोऑर्डिनेट वर्क सेंटर शेड्यूल्स बाय शोइंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच जॉब। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वर्क सेंटर के शेड्यूल बना रहे हो जिसमें हर एक जॉब की प्रोग्रेस जो है वो आप शो कर रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हो। तो ये आपका किसके अंदर होता है, ये गैंट चार्ट के अंदर आपका होता है। गोल ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एवरी फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के हर फेज में आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हो। तो ये आपका किसके अंदर आएगा जी, ये आएगा आपका कायजान के अंदर। इसके बाद है जी ऑप्टिमल क्वांटिटी टू मिनिमाइज टोटल एनुअल स्टॉकिंग कॉस्ट, ये आपकी है जी ईओक्यू। एंड प्रोडक्ट आपका होगा जी आउटपुट, और नंबर ऑफ अराइवल्स व्हिच आर वेटिंग, दिस इज द क्यू लेंथ। तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है जी, द नेम्स ऑफ सर्टेन रेप्यूटेड ऑथर्स एंड देयर वर्क्स आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो आपके कुछ ऑथर्स हैं और उनके कुछ वर्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपको कुछ दिए गए हैं जी, ऑथर्स हैं लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में आपके पास है इनकी बुक्स के नाम, और आपको इन्हें मैच करके बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग बुक्स के मैंने कवर ही डाल दिए हैं ताकि आप इसे देख सकते हैं और आप इसे आसानी से मैच कर सकते हैं। तो एलवर्ड बूफा और राकेश सरीन आपके किससे मैच हो रहे हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट से, और ये आपका मैच हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 3 से। साइट और आपके जो मार्च हैं वो आपके बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म से, आप इसे इससे मैच करिए। स्टार और मिलर जो हैं वो आपके यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल से मैच होंगे, ये इससे मैच हो गया। जेएम जुरैन आपका क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हिलर एंड लीबरमैन आपके हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च से आपके यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, लार्ज आउटपुट पर यूनिट ऑफ स्पेस इज एन ओरिएंटेशन ऑफ द विच टाइप ऑफ प्लांट लेआउट। अगर आप बहुत ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं पर यूनिट ऑफ द स्पेस, तो वो कौन से लेआउट का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे होंगे? देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जो हमारी मशीन्स है उनको ऐसे सेटअप करते हैं
कि जैसे पहला प्रोडक्ट पहली मशीन पे गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर फाइनल हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो गया। तो हम एक स्पेस हमने सेटअप कर दी, एक यहाँ पे पूरा एरिया डेजिग्नेट कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने की कोशिश हमारी रहती है। हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिसका एक्सटेंडेड प्रोसीजर है, एक मशीन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और तीसरी से चौथी, ऐसे हम एक फाइनल प्रोडक्ट जो है उसे तैयार करते हैं। एक बहुत बड़ा आउटपुट यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस करने का फोकस रहता है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट होने वाला है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो आपको प्रोडक्शन अपनी शेड्यूल करनी है, प्रोडक्शन का शेड्यूल तैयार करना है, आपका पहला स्टेप यहाँ पे क्या होने वाला है? सिक्वेंसिंग, लोडिंग, एक्सपीडिटिंग या फिर क्लासिफाइंग। देखो सबसे पहला स्टेप आपका होगा लोडिंग, यानी कि आप काम असाइन करोगे लोगों को और मशीनों को। आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई पेन बनाना है, फोन बनाना है, उसको करने का काम जो है आप लोगों को और मशीनों को असाइन करोगे, दैट इज टर्म्ड एज लोडिंग। और फिर फाइनली शेड्यूल तैयार कर लोगे कि आपका किस सीक्वेंस में काम होने वाला है, और फिर आपका फाइनली जो है काम शुरू हो जाएगा, एक्शन फेज की तरफ चले जाओगे। तो लोडिंग करना जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हो तो पहले आपको लोडिंग करनी होगी, और फिर ही फाइनली आपको जो शेड्यूल है, आपकी जो सीक्वेंस है, वो यहाँ पे इनफोर्स आ पाएगी। और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट गिवन है, प्रोडक्ट लेआउट जनरली हैज कंटिन्यूअस एंड मास प्रोडक्शन, मेनली असेंबली फंक्शन। तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर आप मास प्रोडक्शन करते हैं। प्रोसेस लेआउट जनरली हैज इंटरमिटेंट जॉब शॉप बैच प्रोडक्शन एंड मेनली फैब्रिकेशन फंक्शन। तो प्रोसेस लेआउट के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन इतनी कंटिन्यूस नहीं होती, आप जो है हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट लेआउट यूजुअली हैज जनरल पर्पस इक्विपमेंट। तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर आपका जनरल पर्पस इक्विपमेंट यूजुअली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए आप उसे लेकर आते हैं, और ये स्पेशल इक्विपमेंट्स आपके सीक्वेंस में आप अरेंज करते हैं, और इनके थ्रू आप जो प्रोडक्ट है वो अपना तैयार कर लेते हैं। प्रोसेस लेआउट के अंदर आपके पास जनरल इक्विपमेंट होते हैं, जो काम आपके पास आया आप उनका इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को फाइनली तैयार कर सकते हैं। और प्रोसेस लेआउट जो है इट इज ड्रिवन बाय फ्लक्चुएटिंग डिमांड। तो फ्लक्चुएटिंग डिमांड जो है आपकी प्रोसेस लेआउट के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर आपकी डिमांड फ्लक्चुएटिंग नहीं है, आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, तो आप प्रोडक्ट लेआउट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है तो आप प्रोसेस लेआउट का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कहा गया, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज 4 वर्कस्टेशंस A, B, C and D in series with individual capacity of 450, 390, 360 and 400 units per day respectively, and actual output of the firm is 306 units per day. System capacity and system efficiency of the firm shall respectively be. तो हमारी सिस्टम कैपेसिटी और एफिशिएंसी यहाँ पे क्या होने वाली है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम 4 वर्क स्टेशन से अपने प्रोडक्ट को निकालने वाले हैं, A, B, C और D। तो A, B, C और D इनसे एक प्रोडक्ट को निकलना है। अब यहाँ पे बोला गया जी इसकी कैपेसिटी है 450, इसकी है 390, इसकी है 360 और इसकी है 400। आप बताइए कि आप कितना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं? क्या 450 तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि C की तो केवल 360 है। आप मैक्सिमम 360 जो यूनिट्स हैं वो प्रोडक्ट के तैयार कर सकते हैं पर डे। ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये आपके सिस्टम की कैपेसिटी है। तो इसीलिए आपका ये तो 360 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होने वाला है। सिस्टम एफिशिएंसी भी पूछा गया। देखो आपकी कैपेसिटी 360 है, बट आप बना रहे हो एक्चुअली 306। तो 306 डिवाइडेड बाय 360 अगर आप करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 85%। तो आपकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ओनली 85% एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही साधारण सा सवाल है, मार्केटिंग से भी जुड़ा कह सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से भी जुड़ा कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर सीक्वेंशियल डिजाइन। तो पूछ रहे हैं ऑर्डर क्या है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं क्या ऑर्डर जनरली आपका रहता है? सबसे पहले आता है जी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर आप सोचते हैं कि कैसा प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, बेसिकली क्या मकसद है आपका, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्ट को तैयार करने का। जैसे अगर आप पेन तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि मुझे कुछ लिखने के लिए चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। फिर आप जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की तरफ कि मुझे उस पेन से कैसी परफॉर्मेंस चाहिए, कितने पेजेस मैं उस पेन से लिख सकूं, कितना पेन वो मेरा एफिशिएंटली काम करे, ये सब चीजें आएंगी। फिर आएगा उसका डिजाइन, उसका डिजाइन कैसा होगा, क्या वो टिक वाला पेन होगा, कैप वाला होगा, क्या उसमें ग्रिप होगी या फिर नहीं होगी।
उसका डिजाइन तैयार हो जाएगा और फिर फाइनली आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू कर देंगे। तो ये ऑर्डर जनरली रहता है और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस ऑर्डर को दिखाता है और इसीलिए आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में हमारे पास कुछ आइटम्स यहाँ पे गिवन है। लिस्ट 1 है कैपेसिटी प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस डिजाइन, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द फैसिलिटीज। तो कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर यहाँ पे आपका क्या आएगा, हॉस्पिटल कैन लार्जली सर्व 500 पेशेंट्स एट एनी टाइम, तो ये इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें आएंगी, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप वो पॉलिसीज रूल्स बना रहे हैं कि आप कौन सी टैबलेट्स को एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी को नहीं करेंगे, तो आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के टैबलेट्स ही एक्सेप्ट हो। प्रोसेस डिजाइन का क्या मतलब है, प्रोसेस डिजाइन का मतलब है कि आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस और प्रोसीजर बना रहे हैं कि कैसे आप वॉच को बनाने वाले हैं, क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है। और बचा आपका लोकेशन लेआउट, यानी कि द स्टीयरिंग ऑफ द कार्स लोडेड इन द ट्रक्स रीचेस द असेंबली लाइन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये बेसिकली आपके लोकेशन एंड लेआउट से जुड़ा है और इसीलिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म हॉरिजन। तो इनमें से कौन से आपके शॉर्ट टर्म हॉराइजन से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट का जो डिजाइन होने वाला है वो किससे जुड़ा है, वो आपका लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से, वो तो आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन है। प्रोडक्ट की जो वेरिएशंस है वो भी आपका लॉन्ग टर्म है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कैसे आप प्रोडक्शन को शेड्यूल करने वाले हैं, तो ये आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन है, आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन को आप करने वाले हैं। डिजाइन ऑफ द जॉब, जॉब का डिजाइन कैसा होने वाला है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, तो ये तो शॉर्ट टर्म ही है। मटेरियल एलोकेशन और हैंडलिंग, ये तो आपके शॉर्ट टर्म में चलने वाली है। तो 3, 5 और 6 आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे, यानी कि आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट इज अप्रोप्रिएट। मेडिकल क्लीनिंग, कार वॉश, वर्क सेंटर फॉर वेल्डिंग, हीट ट्रीटिंग एंड पेंटिंग, होम प्लम्बिंग, रिपेयर बिजनेस। देखो कार वॉश जो है वो भी ऑटोमेटिक, उसके लिए प्रोडक्ट लेआउट जरूरी होगा कि कार पहले एंटर करे, उसकी पहले फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जाए, वो कुछ शायद सफाई होगी, फिर फाइनली उसकी अलग से सफाई होगी और फिर उसकी फाइनल फिनिशिंग की जाएगी। तो ऑटोमेटिक कार वॉश अगर आपका है तो उसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट फॉलो किया जाएगा। एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेसेस से यहाँ पे निकलना होगा और सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होगी आपकी अलग अलग मशीन्स की। तो इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। अगला सवाल है, टाइम स्टडी इज एन एरिया ऑफ स्टडी whose fundamental purpose is to set time standards for work using different methods. Work measurement is a structured process of directly observing and measuring human work in order to establish the required time for completion of the work by a qualified worker when working at a defined level of performance. My dear friends, ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये उल्टी लिख दी है, ऑपोजिट लिख दी है। वर्क मेजरमेंट आना चाहिए था पहले में और दूसरे में आना चाहिए था टाइम स्टडी, और इसीलिए आंसर है आपका ऑप्शन बी कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैचिंग बिटवीन द लेवल ऑफ फैसिलिटी प्लानिंग एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ग्लोबल लेवल पे हम अपनी साइट को सिलेक्ट करते हैं, मैक्रो पे उस साइट की प्लानिंग करते हैं, माइक्रो लेवल पे पूछा जा रहा है क्या करते हो जी, माइक्रो और सब माइक्रो पे उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो जो आपका माइक्रो लेवल होता है ना, उसके अंदर हम स्पेसिफिक इक्विपमेंट और फर्नीचर जो है उसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कैसे इक्विपमेंट और फर्नीचर आपका जो है अरेंज होने वाला है। इन सब चीजों पे एम्फेसिस रहता है। और जो सब माइक्रो लेवल होता है ना, उसमें हम पर्टिकुलर एक वर्क स्टेशन कैसा होने वाला है, एक एम्प्लॉय जो काम करने वाला है वर्क स्टेशन पे, कैसा उसका वर्क स्टेशन हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, उस पर हमारा एम्फेसिस होता है। तो सब माइक्रो लेवल तो आपका बिल्कुल सही है, बट माइक्रो लेवल लेआउट के अंदर हमारा जो एम्फेसिस रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। हालांकि यहाँ पे सेल डिजाइन कहा गया, अगर आप ब्रॉड टर्म्स में इंटरप्रेट करें तो आप कह भी सकते हैं कि सेल डिजाइनिंग कहीं ना कहीं होती है, बट हमारी जो यूजुअली सेल डिजाइनिंग होती है, वर्क स्टेशन की डिजाइनिंग होती है, जो डिटेल्ड मैनर में फाइनल स्टेप होता है, वो सब माइक्रो लेआउट के अंदर आता है और इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, स्टेटमेंट 1, इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर जनरेटेड आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर जनरेटेड बिफोर द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे यहाँ पे लिख दें, इंटरनल जो है आपके बिफोर द प्रोडक्ट इज डिस्पैच्ड और एक्सटर्नल आपके आफ्टर होते हैं, उल्टे लिख दिए दोनों और इसीलिए आपके दोनों इनकरेक्ट हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जस्ट इन टाइम ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1970s बाय अ जापानीज कंपनी वाज इनिशियली नोन एज।
देखो जो जस्ट इन टाइम वाला जो हमारा सिस्टम है ना, वो हमें टोयोटा से मिला है और इसे टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, और इसीलिए आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी का। अगला सवाल हमारे पास है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर प्लांट लोकेशन स्ट्रेटेजीज। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव सेपरेट प्लांट्स फॉर कलर टीवीज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। तो बिल्कुल सही बात यहां पे करिए। Pepsi and Coke have bottling plants scattered all over the country, which cater to different regions to avoid confusion at the main manufacturing setup, rather than reducing overall transportation cost and the lead time for supplying goods in the market. तो ये स्टेटमेंट कुछ कुछ तो सही लिखी, बट ये रेदर वर्ड लिख के स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत कर दिया। हमने अलग अलग लोकेशंस पे क्यों अपने प्लांट सेटअप किए पेप्सी और कोक ने, क्योंकि उसे काफी चीजें करनी है, कंफ्यूजन रिमूव करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है, और लीड टाइम जो है सप्लाई का वो भी रिड्यूस करना है। तो ये तीनों आपके इक्वली इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये रेदर वर्ड डाल के स्टेटमेंट को गलत कर दिया, और इसलिए आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल ईआरपी सिस्टम। टिपिकल ईआरपी सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होते। तो अगर आप ईआरपी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके पास एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल होगा, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल होने वाला है, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल होने वाला है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट मॉड्यूल जनरली उसका पार्ट नहीं होता, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शनैलिटीज, greater connectivity to its suppliers, business partners and customers is described as। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड सीधा सीधा यहाँ पे बात हो रही है आपके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फिर ईआरपी की, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिजाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो आपका ईआरपी है वो प्रोडक्ट के डिजाइन से जनरली नहीं जुड़ा हुआ, ये बेसिकली आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट है रिसोर्सेज की, उससे जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास बहुत सीधा आसान सवाल, मैथ्स द फॉलोइंग का। बोला गया जी साइकिल स्टॉक आपका कौन सा होता है। साइकिल स्टॉक आपका वो है जो आप इन्वेंट्री साइकिल को मीट करने के लिए स्टॉक करके रखते हो। आपको मान लीजिए 30 दिन लग जाते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में, तो आपको 30 दिन का स्टॉक जो है अपने पास रखना पड़ेगा। इसके बाद है ट्रांसिट स्टॉक। ट्रांसिट ट्रांसिट वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टॉक है, जैसे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स है सप्लाई चेन के, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे सामान जा रहा है, तो बीच में अगर आपका सामान ट्रांसिट में है दैट इज ट्रांसिट स्टॉक। बफर स्टॉक आपका क्या है, बफर स्टॉक आपने रखा हुआ है कि अगर कभी एक्स्ट्रा डिमांड हो जाए, डिमांड की फ्लक्चुएशंस हो जाए, आप उसे मीट कर सके। सेफ्टी स्टॉक आपने रखा हुआ है कि आपका स्टॉक आउट ना हो जाए, इसलिए आपने रखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि आपका स्टॉक पूरा खत्म हो जाए, इसलिए आपने ये रखा हुआ है, दैट इज सेफ्टी स्टॉक, और इसीलिए आंसर आपका यहां पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला सवाल है, अरेंज द ऑपरेशंस इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो क्या ऑपरेशंस का सीक्वेंस आपका रहने वाला है। सबसे पहले आप करेंगे रूटिंग, आप रूट डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूट हमें फॉलो करना है, कैसे हमारे ऑपरेशंस जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूलिंग करेंगे, यानी कि कौन किस किस स्टेप पे कितना टाइम हमें लगाना है वो करेंगे, और फिर फाइनली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, और फिर फाइनली हमारे जो रॉ मटेरियल है उसे हम डिस्पैच कर देंगे इस प्रोसेस के अंदर, और फिर हम करेंगे उसका फॉलोअप। तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 3 आएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। काइजन अप्रोच डील्स विद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो बिल्कुल सही है। BIS रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ISO। ISO हमारा है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, और BIS जो है इंडिया का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो इसका फाउंडर मेंबर है और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ISO में, तो ये भी बिल्कुल सही है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो इंक्लूडिंग द ऑयल रिफाइनिंग, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं होना चाहिए। 6 सिग्मा अलाउज 3.4 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन केसेस, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेशंस आर लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो आपके जो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है SQC, उसकी एप्लीकेशंस कहा गया कि दे आर लिमिटेड टू ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब आप देखो C और E वाला जो पॉइंट है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस, कैन नॉट, ऐसी बातें कर रखी है, और यही दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे गलत हैं।
तो आगे अगर आपके पास कोई सवाल आते हैं तो कई चांसेस हो सकता है, काफी चांसेस हो सकता है कि ऐसी वाली स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ की गई हो। तो यहाँ पे हमारी जो सी और ई वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, ए बी और डी वाली ही सही है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following is not an advantage of implementing a quality system that conforms to ISO standards? तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ क्वालिटी सिस्टम दैट कंफर्म्स टू आईएसओ स्टैंडर्ड्स। तो आप एक ऐसा क्वालिटी सिस्टम लगा रहे हैं जो कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनको कंप्लाई करता है, तो उसका क्या फायदा नहीं होगा? इन इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूवमेंट इन हाउसकीपिंग, इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। तो मुझे तो लगता है कि हर एक ने इसका आंसर सही किया होगा। इन्होंने ऑप्शन में सीधा सीधा परोस के दे दिया इन एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। पहले 3 पॉइंट में इंप्रूवमेंट की बात हो रही है कि आप इंप्लीमेंट करेंगे उससे इंप्रूवमेंट होगी, तो इंप्रूवमेंट इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल एडवांटेज बनेगा ही नहीं है। तो इसीलिए आसानी से ऑप्शन नंबर 4 जो है आप आंसर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको सवालों को देख के ही कई बार आंसर पता लग जाता है, ऑप्शन को देखकर ही आपको आंसर पता लग जाता है, और कई सवाल आपके ऐसे ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, चाहे आपने ज्यादा इसके बारे में पढ़ा हुआ था या फिर नहीं पढ़ा हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में हमें दे रखे कुछ सिंबल और लिस्ट 2 में हमें दे रखी है प्रोसेस स्टार्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे सिंबल्स दे रखे और आपको उनकी एक्टिविटी से उन्हें मैच करना है। तो देखो, मेरे को तो लगता है कि अगर आपको नॉलेज है तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, उसके बिना तो सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद आपने ये अंदाजा शायद लगा लिया हो कि डी डिले से मैच हो सकता है, ऐसा एक अंदाजा शायद आपने लगा लिया हो, बट उसके अलावा बाकी अंदाजे लगाने थोड़े से मुश्किल यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे आपको अगर ये सिंबल्स की एग्जैक्ट डिटेल मालूम है तभी आपके लिए एग्जैक्ट आंसर मार्क करना यहाँ पे जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सिंबल्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सिंबल्स हैं, ताकि अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा रिपीट करता है तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। देखो जी, हमारे जो सिंबल्स है यहाँ पे इस तरीके से हैं। हमारे पास सबसे पहला सिंबल जो दे रखा है ये डी वाला, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल डिले से ही मैच कर रहा है। तो बिल्कुल आपका जो डी है डिले से मैच कर रहा है, इसे आप डिले से मैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो सिंबल आ रहा है नेक्स्ट एरो वाला जो बना हुआ है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट वाला सिंबल, तो इसे आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सिंबल बना हुआ है ये वाला जो उल्टा ट्रायंगल सा बना हुआ है, तो ये सिंबल यहाँ पे है, स्टोरेज का सिंबल है ये आपका, इसको आप स्टोरेज से मैच कर सकते हैं। और जो हमारे पास बचा है ये लास्ट वाला जो स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर वाला जो हमारा है इट इज बेसिकली गोइंग टू बी रिलेटेड टू, ये तो हमारा एक जुड़ रहा है इंस्पेक्ट से जुड़ रहा है, इंस्पेक्ट से ही जुड़ रहा है और किसी से तो मेरे ख्याल से नहीं जुड़ रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, हमारे पास बच रहा है इनपुट, तो हम इसे यहाँ पे इनपुट से ही मैच कर सकते हैं, और तो कोई हमारे पास बच रहा नहीं है, इसे इनपुट से मैच करता है। तो डी हमारा 2 हो गया, और करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है, which one of the following is used to know the average queue length when the arrival rate and service rate are denoted by lambda and mu respectively? तो my dear friends, ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, एवरेज वेटिंग लाइन, इसका फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया है, और इसका जो फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया है वो हमारा एज इट इज ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओआर मॉडल्स इज अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑपरेशन? तो प्लानिंग करनी है और आपने शेड्यूल वगैरह बनाना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे आपके नेटवर्क मॉडल्स का, यानी कि पर्ड सीपीएम का आप इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग और शेड्यूलिंग कर लेंगे कि क्या आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल रहने वाला है, कौन सी एक्टिविटी पहले करोगे, कौन सी एक्टिविटी बाद में करोगे, ये सब चीजें जो है आप यहाँ पे डिसाइड कर लोगे। इसलिए आंसर यहाँ पे आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है, क्रिटिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज वन हुज? तो हमारी जो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी उसके अंदर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा, उसका टोटल फ्लोट जो है वो आपका 0 होने वाला है, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल है, इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 10 origins and 5 destinations, the number of constraints representing origin capacity and destination requirements is equal to?
तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर टोटल कॉन्स्टेंट्स होते हैं m प्लस n, यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट वन लिस्ट टू गिवन है। लिस्ट वन में है एनी फिजिकली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट का कोई भी जो फिजिकली आइडेंटिफाइबल पार्ट होने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक्टिविटी बोलेंगे। टर्मिनल पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी जहां पे एंड हो रही है, उस टर्मिनल पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा, उस टर्मिनल पॉइंट को हम बोलेंगे इवेंट, यानी कि इस इवेंट पे ये आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इवेंट हो जाएगी, ये एक्टिविटी हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी होती है जी, लॉन्गेस्ट चेन होती है आपकी क्रिटिकल पाथ, और आपकी लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज एंड नोड्स, ये आपका बेसिकली एक नेटवर्क हो गया। तो ये आपका 1 से मैच होगा और आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका क्या होने वाला है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका होने वाला है जी m प्लस n माइनस 1, यानी कि आपके पास एलोकेटेड सेल्स होने वाले हैं यहाँ पे m प्लस n माइनस 1, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए का। अगला सवाल है इन क्यूइंग थ्योरी स्टैटिस्टिकल पैटर्न बाय व्हिच कस्टमर्स अराइव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोज। तो आपके साथ डिस्कस किया कि क्यूइंग थ्योरी में आपके जो कस्टमर्स हैं एज्यूम करते हैं कि पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। अगला सवाल हमारे पास है when an activity is not connected to any of intermediate or end events and has no bearing on the project completion, it is known as। तो यहाँ पे अगर कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी हो जो कि फर्दर कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये बेसिकली आपकी एक डैंगलिंग एक्टिविटी बन जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डैंगलिंग एक्टिविटी यहाँ पे बन गई, और इसीलिए आंसर इस सवाल का होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 का। अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 है ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव्स इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन with a view to providing qualitative basis for arriving at an optimum solution in terms of the goal sought. Operation research is a quantitative common sense embracing observation, experiment and reasoning. तो यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बहुत ही जनरल है और बिल्कुल सही दोनों स्टेटमेंट्स हैं, और इसीलिए आपका आंसर बनेगा बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। अगला सवाल है द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द अबव एक्सप्रेशन एज पर पर्ट लैंग्वेज। तो पर्ट के अंदर आपके पास आता है जी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, आपके पास आता है मोस्ट लाइकली टाइम, और आपके पास आता है जी फिर पेसिमिस्टिक टाइम। तो इसलिए यहाँ पे लीस्ट अमाउंट आपका किसके अंदर होने वाला है, लीस्ट टाइम किस में होने वाला है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम के अंदर आप सबसे कम टाइम लेने वाले हो, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का। अगला सवाल आपके पास है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 गिवन है। स्टेटमेंट 1 है एन एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन एरो बट एन एरो कैन रिप्रेजेंट वन और मोर एक्टिविटी। तो पर्ट सीपीएम की अगर हम बात करें तो आपका हर एक एक्टिविटी के लिए केवल एक ही एरो रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपकी कुछ हद तक सही थी, बट लास्ट में इन्होंने कुछ गलती कर दी और ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी का एक एरो होगा और एक एरो जो है एक ही एक्टिविटी को डिनोट करेगा। एक्टिविटी इन अ क्रिटिकल पाथ कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्रिटिकल पाथ को प्रीपोन पोस्टपोन कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे डिले हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। अगला सवाल है रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग पर्ट एंड सीपीएम। तो पर्ट और सीपीएम के बारे में कुछ बातें चल रही हैं। पर्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक, सीपीएम इज डिटरमिनिस्टिक। PERT is more suitable for new as well as old, while CPM is of greater value of projects that are repetitive. PERT focuses primarily on the time element and attaches lesser significance to the cost. On the contrary, CPM puts strong emphasis on cost. PERT is activity oriented and CPM is event oriented. तो ये तो आप सीधा सीधा ऐसे ही गलत मार्क कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको सर डिस्कस किया कि PERT आपकी इवेंट ओरिएंटेड है और CPM आपकी एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो अगर आप डी काट दें तो आप देखेंगे आपके पास आंसर ही बचेगा केवल ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी का, और यही इस सवाल का आंसर आपका होने वाला है। अगला सवाल है एन एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स नो टाइम बट शोज प्रेसिडेंस अमंग एक्टिविटीज इज नोन एज। इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, बट हमने एक एक्टिविटी को दूसरे से लिंक करने के लिए इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, डिपिक्ट कर दिया। ये बेसिकली आपकी हो जाती है डमी एक्टिविटी, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का।
चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस सेटिस्फेक्शन ऑफ रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल इज टर्म्ड एज। तो माय डियर फ्रेंड्स हमने आपके साथ जो डिस्कशन करी थी ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें आपको तीन मेन मेथड्स डिस्कस किए थे आपका सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि रॉ मिनिमा रूल है, कॉलम मिनिमा रूल है, इंस्पेक्शन मेथड है। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम अपने इनिशियल सोल्यूशन पे अराइव कर सकते हैं। अब जैसे रॉ मिनिमा मेथड है, इसके अंदर हम रो वाइज चलते हैं, रो वाइज अपनी अलॉटमेंट करते हैं, जो भी आपकी लीस्ट कॉस्ट अलॉटमेंट होती है वो करते चलते हैं और हमारी जो इनिशियल सोल्यूशन है ऑब्टेन हो जाता है। ऐसे ही कॉलम मिनिमा रूल में हम कॉलम वाइज चलते हैं और इंस्पेक्शन मेथड में हम कुछ इंस्पेक्शन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे चलते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर एक ही सिचुएशन में, अगर एक ही पोजीशन पे आपके रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा जो रूल है वो एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उस केस को हम बोलते हैं कि डीजेनरेसी अराइज हो गई। आप सभी जानते हैं कि अगर आपके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है उसके अंदर m+n-1 से कम एलोकेशंस हुई हैं तो हम उसे डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो बोलते हैं। तो अगर आपकी रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा दोनों एक जगह सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपकी एलोकेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी और आपकी डीजेनरेसी की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। आप सिंपली ये भी याद कर सकते हैं कि अगर रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा रूल एक साथ आपके सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उसे डीजेनरेसी बोलते हैं और इसीलिए आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है जी। In solving a facility location problem in which there are two possible locations being considered, the transportation algorithm may be used. In doing this, तो अगर आपकी दो पॉसिबल लोकेशंस हैं तो आपको दो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। स्टेटमेंट 1 है क्रिटिकल पाथ हैज बीन डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नोड्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो क्रिटिकल पाथ आपका बिल्कुल लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होता है। ये वो पाथ है जिसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हमारे पास है। अगर इस पाथ पे कोई एक्टिविटी डिले हो जाए तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ इट्स क्रिटिकल पाथ। तो जो आपकी क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है वही आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी। अगर क्रिटिकल पाथ में कोई एक्टिविटी डिले हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट आपका डिले हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाने वाली है। Earliest start and finish time of an activity are based on the condition that every activity will not be started and finished as early as possible. तो अगर अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम की बात कर रहे हो तो आप तो यही मान के चलोगे कि सभी एक्टिविटी आप जल्दी से जल्दी शुरू कर रहे हो और सबसे जल्दी ही आप उन्हें खत्म भी कर रहे हो, तो इसीलिए ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 3 इनकरेक्ट है और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। स्टेटमेंट हमें गिवन है A transport problem is said to be a balanced problem if the number of origins and destinations is equal. तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत होने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड कब होती है? जब आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो। ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों पे जो क्वांटिटी है, जो क्वांटम बन रहा है, जो डिमांड और सप्लाई बन रही है वो बराबर हो, तब आपकी ये बैलेंस्ड होगी। जरूरी नहीं है कि आपके ओरिजिन और डेस्टिनेशन बराबर हों, यानी कि अगर ओरिजिन आपके 3 है तो डेस्टिनेशन भी आपके 3 ही हो, डेस्टिनेशन आपके 4 हो सकते हैं, बट अगर आप टोटल निकालेंगे डिमांड का और सप्लाई का, वो यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। अगला सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी का है, इसे फिलहाल हम स्किप करते हैं। सीपीएम इज ऑफन रेफर्ड टू एज टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। तो बिल्कुल जो आपका सीपीएम मेथड है हम उसके अंदर क्रैशिंग भी करते हैं और टाइम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को थोड़ा बढ़ाना भी पड़े तो वो भी करने को तैयार होते हैं। तो बिल्कुल ये बात भी सही लिखी हुई है। और आगे है कि टाइम इज नॉट द ओनली वेरिएबल इन पर्ट। तो ये बात आपकी गलत है। पर्ट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम की ही तो एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सा मोस्ट लाइकली है, कौन सा पेसिमिस्टिक है। टाइम की एनालिसिस ही तो हम करते हैं। इन अ सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल इफ म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, इनफाइनाइट क्यू विल बिल्ड अप। तो अगर आप निकालें कि आपकी लेंथ ऑफ द क्यू क्या होगी अगर आपके म्यू और लैम्डा बराबर हो जाए, अगर आप फार्मूला लगाएं, अभी पीछे आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया पिछले कुछ सवालों में, तो वहां पे अगर उसी फार्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर में आपका इन दोनों को माइनस करना होता है। अगर इनको माइनस करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो आपकी 3 और 5 जो है वो यहाँ पे ट्रू है और आपकी जो स्टेटमेंट 2 है वो फिलहाल हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में फिलहाल ये टॉपिक इतना रेलेवेंट नहीं है। पहले हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली ये सारे टॉपिक्स मेंशन थे, बट अब लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी मेंशन वगैरह नहीं है, तो इन्हें हम फोकस नहीं कर रहे फिलहाल, और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो 2 3 एंड 5 और ट्रू यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है।
A transportation problem with M origin and N destinations becomes a transshipment problem with. तो देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो आप समझते हैं कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, बट अगर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक ऐसा केस होगा कि आपके ओरिजिन से कुछ इंटरमीडियरी यहाँ पे नोड्स होंगे और फिर आपके डेस्टिनेशन पे सामान पहुंचाया जाएगा, इस तरीके से आपका जो सामान है उसकी मूवमेंट रहेगी। और दूसरे तरीके का ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हमारा हो सकता है कि जिसके अंदर आपका ओरिजिन से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से ओरिजिन पे भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है केवल ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्टेशन होना है, उल्टा भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि तो मेरे टोटल डेस्टिनेशंस क्या बन जाएंगे, अब देखो अगर मैं ऐसे केस की बात करता हूं कि मेरे पास ये हमारे पास है ओरिजिन और ये मेरे पास है डेस्टिनेशन, तो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बहुत सीधा था कि ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे सामान जाएगा, बट ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम के अंदर सामान वापस डेस्टिनेशन से ओरिजिन पे भी आ सकता है। तो इस केस के अंदर मेरे पास टोटल डेस्टिनेशन कितनी हो सकती है, देखो एस से सोर्स से डेस्टिनेशन पे सामान तो जा ही सकता है, बट डेस्टिनेशन से वापस सोर्स पे भी आ सकता है। तो आपकी तीन डेस्टिनेशन तो ओरिजिनली थी ही, बट ये तीन सोर्सेस भी अब डेस्टिनेशन बन गए। तो अगर मेरे ओरिजिनली एम सोर्सेस थे और एन डेस्टिनेशन थे, तो अब मेरे m प्लस एन सोर्सेज हो गए और m प्लस एन ही मेरे डेस्टिनेशन हो गए। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहां पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।